हेलो वेलकम नमस्ते। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग गंगा यानी कि पूरा का पूरा रिवर सिस्टम देखेंगे, जिसमें गंगा के बारे में आज हम लोग देखेंगे। भारत की नदियाँ जो जल का स्रोत हैं वो कृषि के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। उसमें से एक गंगा नदी भी है। अगर हम बात करें नदी सिस्टम का तो यहाँ पर आज हम देखेंगे और आपकी जो डिफरेंट टाइप्स की गंगा की सहायक नदियाँ उन सभी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अलग अलग आपने देखा होगा, कहीं रुद्रप्रयाग बनता है, कहीं कृष्ण प्रयाग बनता है, कहीं कर्णप्रयाग बनता है, कहीं विष्णु प्रयाग बनता है, देव प्रयाग बनता है। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर भी देख लेंगे। किस नदी के मिलने पर कौन सा संगम बनता है, यहाँ पर ये भी देख लेंगे हम। और जो विभिन्न नदियाँ हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ देखेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं गंगा तंत्र के बारे में, तो इस वीडियो में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं नदी सिस्टम के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम जल की स्रोत मानें तो ये नदियाँ जल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका स्रोत के रूप में कार्य कर रही होती हैं। कृषि के लिए उपयोगी होती हैं, आपकी उपजाऊ भूमि होगी। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर जब भारत की नदियों के बारे में जब हमें पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ें, तो नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। नदियां अकेले नहीं चलती, कई सारी नदियों का समूह लेकर चलती हैं और जो उसमें आकर के मिलती हैं उनको सहायक नदियों के रूप में कहा जाता है। देखिए वर्ड तो बहुत सारे हैं, सरिता होता है, नाली होता है, ठीक है ना, तो ये आपका नाला होता है, फिर नदी कहीं आती है। लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो इसको अगर हमें पढ़ना है भारत में, तो भारत में नदियों के बारे में अगर पढ़ना है तो बहुत ही आसान तरीका है। पहला तो ये कि आप तीन तंत्र, बड़े बड़े तंत्र हैं आपके, नदी तंत्र हैं। एक तो गंगा नदी हो गया आपका, गंगा नदी तंत्र की बात कर रहा हूँ मैं, गंगा रिवर सिस्टम। इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो आप दूसरा तंत्र ले सकते हैं, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो आपका, उसमें कई सारी उसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र आ जाएगा। इंडस रिवर सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि जब सिंधु नदी आप पढ़ रहे होंगे तो उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, चाहे झेलम हो, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सबके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में जब वो एंटर करती है तो कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। इसके बाद ब्रह्मपुत्र भी आपके ही हिस्से में आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र का जो सिस्टम होगा तो ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम आप उसको पढ़ लीजिए। ये एक तरीका हो जाएगा। जब आप तीन तरीके से पढ़ लेंगे तो आपकी इधर ईस्ट का और उत्तर भारत की नदियों के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। इसके बाद आपका पोर्शन बचेगा, फिर आप दक्षिण भारत में प्रवेश करेंगे। ये मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ेंगे। आज तो हम लोग गंगा के सिस्टम के बारे में देखेंगे और सिस्टम से देखेंगे। दक्षिण में आप जाएंगे तो फिर दक्षिण की सभी प्रमुख नदियां हों, वो चाहे गोदावरी से लेकर के, गोदावरी हो आपका, चाहे आपका कृष्णा हो, कावेरी हो, कुछ भी हो आपका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी बड़ी नदियों के बारे में लिख रहा हूँ, इससे छोटी भी नदियाँ आपकी मिलेंगी, ये आपके सिस्टम वहाँ पर मिलेंगे। यानी कि आपका नर्मदा नदी हो गई, आपकी जितनी भी नदी हैं। फिर आप पश्चिम की ओर आ जाइए, जो छोटी मोटी नदियाँ हैं। इस तरह अगर आप भारत पढ़ते हैं तो भारत की जितनी भी नदियाँ होंगी लगभग आप सभी को आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये तो रही बात मुद्दे की आपकी कि नदियों को पढ़ें कैसे। तो उत्तर भारत की नदियां आरा क्लासिफाइड कर लीजिए और इसके बाद दक्षिण भारत की नदियों को क्लासिफाइड कर लीजिए और इसके बाद आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। उत्तर भारत में आपको तीन सिस्टम दिए गए हैं। गंगा सिस्टम उठा लेंगे तो गंगा की वजह से जो भी उत्तर भारत में गंगा की सहायक नदियाँ होंगी वो उसमें आ जाएंगी और उनको भी पढ़ लेंगे। और भी जो बचे हुए पॉइंट होंगे तो उसके बाद उन सहायक नदियों के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लेंगे। जैसे गंगा की सहायक नदी है आपकी यमुना, तो यहाँ पर हम देख लेंगे यमुना के बारे में। लेकिन इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, यमुना को भी सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ये आपको पूरा मैपिंग दिख रहा है और आपको एक एक शहर जो महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी नदी कहाँ मिलती है, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, कुछ ऐसा डायग्राम दिख रहा है, ये नदी का प्रवाह है। अगर हम बात करें, ये आपका बिंदु है, आप ऐसे ही डायग्राम बना लीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा और समझ में आएगा। ये जो बिंदु है इसको हम कहते हैं कि ये आपका जनाब ये क्या है, ये है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है साहब, गंगोत्री ग्लेशियर। इसको यहाँ पर हम नाम दे देते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से आपने सुना होगा एक नदी है भागीरथी नदी, सुना ही होगा। ये नदी यहाँ से निकलती है। कौन सी नदी है भैया, भागीरथी नदी। ये ध्यान में रखना है आपको, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपकी भागीरथी नदी है, ठीक है ना। बहुत ही मजे से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज समझ में आ जाएगा आपको। भागीरथी नदी, ये जो नदी है ये आपकी कैसी है साहब,
ये आपकी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ये जा रही है नदी, तो यहाँ से निकल कहाँ से रही है? अगर हम देखें वैसे नदियाँ कहीं से निकलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि नदी उत्पन्न हो जाती है, ये तो जल का स्रोत है साहब। एग्जैक्ट आप पॉइंट थोड़ा ना, अगर आप यहाँ से गंगा के वापस चलें तो क्या आपको कोई पॉइंट मिलेगा क्या कि भैया यहीं से निकल रही है नदी? ऐसा तो नहीं होने वाला ना। फिर भी चलिए, जहाँ से स्रोत होता है जल का उसके बारे में हम बोल देते हैं नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका एक और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा नदी क्या होता है। बात तो बहुत कुछ करते हैं, नदी की डिफिनीशन क्या होगी जरा बताइएगा, नदी किसे कहेंगे? चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आपका एक ग्लेशियर है, उसको बोलते हैं यमुनोत्री। क्या भैया? यमुनोत्री ग्लेशियर है साहब। और जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा होगा जनाब कि आप यमुनोत्री ग्लेशियर है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली होगी? यही ना, इसीलिए नाम भी रखा है। और यहाँ से निकलने वाली जो नदी है उसको बोला गया यमुना। क्या बोला गया भैया? यमुना नदी निकलती है साहब। अच्छा, इसके बाद यार ये बगल में क्या है? ये बगल में क्या है जरा इसको भी एक समझ लेते हैं, बहुत आसानी से समझिएगा, पूरा गंगा सिस्टम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये देखिए साहब, ये पॉइंट हमने कहा साहब, यहाँ एक ग्लेशियर, इसको सतोपंथ ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सतोपंथ ग्लेशियर बोलते हैं भैया। अच्छा, यहां से कौन सी नदी निकलती है? यहां से बताते हैं भैया कि जो नदी निकलती है वो है अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। अब कहानी शुरू होने जा रही साहब। अलकनंदा। गंगा एक्चुअली नदी निकलती ही नहीं है, गंगा नदी तो निकलती ही नहीं है, ना होती है। गंगा नदी तो कहीं और है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक नदी आपकी भागीरथी है और अलकनंदा है। इतना हो गया ना साहब। जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं आकर के, जहां पर भागीरथी अलकनंदा मिलते हैं आकर के, उसको कहा जाता है देवप्रयाग। जैसे यहाँ पर देखा ना, प्रयागराज आपका है, बनाया मोदी जी ने, तो देवप्रयाग कहा जाता है उसको, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें भी समझना हमको है। ये अलकनंदा जब चलना शुरू करती है तो यहां साइड से एक नदी आती है, एक साइड से नदी आती है। ठीक है, और वो नदी आकर के इसमें मिल जाती है भैया। यहां पर जब अलकनंदा में आकर के, ये आपकी कहां से आ रही है? बाईं ओर से। ठीक है ना, अगर हम देखेंगे इसको तो ये आपकी बाएं ओर से आने वाली नदी है। बाईं ओर से एक नदी आती है और इसमें मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है भैया? इस नदी का नाम क्या है? इस नदी को कहा जाता है धौलागिरी। इसको लिख देते हैं। और ये आपका संगम बनाता है, उसको बोलते हैं आपका विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं भैया? विष्णु। लिखने की थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको लिख देता हूं, पहले आपका ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा। ये आपका क्या है? विष्णु प्रयाग है। ये ध्यान में रखिएगा, विष्णु प्रयाग। बहुत आसान है, जरा फिर से देखिएगा। एक नदी है, उस नदी का नाम हम बताते हैं आपको, इसी प्रकार सिस्टम से आपका चलता जाएगा। कई सारी नदियां आएंगी आपकी अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही थी, कुछ दूर चली नहीं कि बाएं ओर से एक नदी आकर के उसमें मिल जाती है, और उस नदी का नाम है आपका धौलागिरी। क्या नाम है? धौलागिरी। तो ये ध्यान रखिएगा, धौलागिरी आपकी नदी आती है, और धौलागिरी क्या होती है साहब? इसमें मिल जाती है। ये कह सकते हो धौला गंगा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप आसानी तरीके से बोल सकते हो। धौला गंगा भी बोल सकते हो तो थोड़ा सा सही रहेगा, धौला गंगा। अच्छा, और जहां पर मिलेगी जाकर के उसको बोलेंगे विष्णु प्रयाग। दूसरी चीज आती है साहब, थोड़ी दूर, अब ये अलकनंदा और धौला गंगा आगे बढ़ी ही नहीं थी कि थोड़ी दूर बाद एक नदी और आ गई, और उस नदी का नाम था नंदाकिनी। क्या साहब? यहां पर एक नदी आकर के इससे और मिल गई, उस नदी को क्या बोला गया भैया? नंदाकिनी। तो यहां से एक नदी आती है नंदाकिनी,
और क्योंकि नंदाकिनी नदी आई है तो याद रखिएगा, नंदाकिनी नदी जब मिलती है आकर के, इस अलकनंदा आगे जब बढ़ी थी तो यहाँ पर बनने वाले संगम को बोला गया नंद प्रयाग। क्या बोला गया भैया? इसको मैं 1 दे देता हूँ नाम, इसको 2 दे देता हूँ आपका नाम, तो ये आपका दूसरा जो बनेगा जाकर के ये आपका 1 हो गया, और ये दूसरा 2 आपको लिख सकते हैं। मैं इसको कहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा ऊपर ही कर देता हूँ। आई थिंक समझ में आना चाहिए आपको। ये जो बनेगा जाकर के यहाँ पर नंद प्रयाग बनेगा। क्या बनेगा भैया? नंद प्रयाग, ठीक है ना। यहाँ पर नंद प्रयाग बनेगा, साइड में छोटा सा लिख भी देते हैं नंद प्रयाग। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा नंद प्रयाग भैया कहाँ बन रहा है। आपका धौला गंगा जब आगे बढ़ी आपकी अलकनंदा और धौला गंगा आगे बढ़ती है तो नंदाकिनी जब मिलती है आकर के तो नंद प्रयाग बनता है। थोड़ी दूर चले ही थे कि एक नदी और मिल गई इसमें आकर के। ये लो भैया, नदियां तो बैठी हैं मिलने के लिए, और उस नदी का नाम था पिंडारी नदी। क्या नाम था भैया उसका? पिंडारी नदी, याद रखिएगा, पिंडारी नदी नाम था, पिंडारी। और जब ये आकर के मिली तो जिस जगह पर मिलती है जनाब, जिस जगह पर मिलती है आकर के, वहां पर निर्माण करता है किस प्रयाग का? कर्ण प्रयाग का। तो ये तीसरा पॉइंट बना जा करके यहाँ पर बनेगा आपका कर्ण प्रयाग। क्या बनेगा? लिख देता हूँ मैं यहीं पे, कर्ण प्रयाग। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं जनाब, थोड़ा सा और आगे देखो यार। जब ये और आगे बढ़ी ना, अब नदी तो चलेगी, नदी थोड़ा ना है कि एक ही जगह रुकी बैठी रहेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, नदी को आगे बढ़ना होगा। जब नदी और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी तो इधर से, यानी कि अब दाहिने ओर से आकर के एक नदी इसमें मिलती है, दाहिने ओर से आकर के एक नदी इसमें मिलती है, और वो आपका नाम है उसका मंदाकिनी। क्या बोलते हैं इसको? मंदाकिनी। यही है मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी। क्लियर? मंदाकिनी ये कहाँ से? दाहिने ओर से आकर के मिलती है इसी अलकनंदा में आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर जो निर्माण करती है वो आपका निर्माण करती है रुद्रप्रयाग। किसका करती है? रुद्रप्रयाग। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं किसके पास? भागीरथी के पास, क्योंकि भागीरथी गंगोत्री से धड़ मार करके सीधा चली आ रही है। और जब ये मिलेगी आकर के तो अलकनंदा और रुद्रप्रयाग भागीरथी का मिश्रण होता है, और जहां पर ये मिलती है जनाब उसे ही कहा जाता है देवप्रयाग। तो इसे क्या कहेंगे? देवप्रयाग। बहुत ही आसान है भैया, याद रखना, देवप्रयाग। देखो जरा मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत ही आसान है समझना। गंगोत्री निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है भागीरथी, और सतोपंत ग्लेशियर से निकलता है भैया क्या आपका? सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है आपकी एक नदी जिसको बोला जाता अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ी थी कि एक नदी वेट कर रही थी कि मुझको भी अपने साथ मिले, चलो सजना। तो यहाँ पर धौला गंगा है, इसको ले गई, और जिस जगह पर मिलेगी उसको विष्णु प्रयाग किया जाता है। जब देखा कि लोग ग्रुप में चल रहे हैं तो नंदाकिनी ने कहा हम क्यों रह जाए भैया, नंदाकिनी भी कह रही हमको भी ले लो यार। तो नंद प्रयाग नंदाकिनी को ने ले लिया, और यहाँ पर जो बना जाकर के उसे नंद प्रयाग कहा। आगे बढ़े तो पिंडारी नदी बैठी है, उसने कहा हमको भी ले लो। जिस जगह पर मिले उसे कर्ण प्रयाग कहा गया। आगे बढ़े तो मंदाकिनी नदी भी दाहिनी ओर से इंतजार में बैठी थी, तो उसने भी अपने आप को विलीन कर दिया किसमें? अलकनंदा में, और रुद्रप्रयाग बन गया वहां जाकर के। और ये सारी नदियां भागीरथी में मिलती हैं, और वहीं पर आपका देवप्रयाग होता है। और ये जब मिल जाती है तो यहीं से होता है गंगा का निर्माण, यानी कि गंगा कहलाएगी। जब भागीरथी आपकी अलकनंदा से मिल जाती है तो फिर कहलाती है आपका तो कहलाती है आपका देवप्रयाग। अब चलिए, हमने इतनी सारी चीजें तो देख लिया, लेकिन नदी नहीं रुकेगी ना, नदी तो आगे बढ़ेगी जनाब, नदी तो आगे बढ़ेगी। और ये नदी आगे बढ़ना शुरू कर देती है, नदी आगे बढ़ना शुरू कर देगी, चलती रहेगी। अब जरा सा थोड़ी सी और कहानी समझ लेते हैं। ये जो नदी है, इधर से कौन सी नदी आ रही है? यमुना नदी आ रही है साहब, ये भी आपकी आती जाएगी। चलो अब मुद्दे की बात जरा समझते हैं। मुद्दे की बात जरा ये समझते हैं कि साहब यहाँ पे आपकी कई सारी चीजें हैं। पहला तो 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हो। भारत की सबसे लंबी नदी है, नदी की लंबाई भाई आपकी जो गंगा नदी है, इसके बारे में, गंगा क्योंकि बन चुका है
तो गंगा के बारे में कुछ फैक्ट भी तो पता होने चाहिए ना साहब। तो गंगा के बारे में पहले फैक्ट याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी है भैया। कौन सी नदी याद रखिएगा, ये भारत की सबसे लंबी नदी, यहाँ मैं लिख देता हूँ इधर, भाई इरेज कर दूंगा बाद में। भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है गंगा, सबसे लंबी नदी। बताओ दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए जल्दी, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। और गंगा के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, गोदावरी। ये सब याद रखो यार मेरे दोस्त, इसको याद तो रखना पड़ेगा, इनको याद तो रखना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी आपकी कौन सी है, गंगा के बाद आपकी आती है गोदावरी। गोदावरी के बाद आपकी कौन सी आती है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके बाद अगर दक्षिण भारत में जाए, उत्तर भारत में तो कोई नदी दिख नहीं रही है, वो है आपकी कृष्णा। कौन सी है, कृष्णा। और इसके बाद अगर हम देखेंगे कृष्णा के, तो आ जाती है यमुना। यमुना आपकी चौथी भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब आपको एक कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है जनाब, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसके बारे में बताइएगा। चलिए बात कर रहे थे गंगा के बारे में, तो गंगा से रिलेटेड एक और फैक्ट लिख लीजिएगा। इसकी लंबाई आपकी 2525 किलोमीटर है। ये आपका जो किताबों में मिलता है, ये आपसे जल्दी एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप लिखने के लिए लिख लीजिए। 2008 में इसे आपका राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया है जनाब। किसका, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया है 2008 में। ठीक है, तो ये कुछ आपके इससे रिलेटेड फैक्ट है। बाकी हम लोग चलते हैं अपने उस अध्याय की ओर जहाँ से गंगा को हमें देवप्रयाग से आगे की ओर लेके आना है। और अब क्या है, गंगा पहाड़ी यानी कि पर्वतीय क्षेत्र से प्रवेश कर रही है मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पर प्रवेश करती होगी मैदानी क्षेत्र में, ये भी तो प्रश्न उठना चाहिए आपके दिमाग में। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर हरिद्वार जो है ना, हरिद्वार आपका है, वहाँ से आपका मान लिया हमने, वहाँ से आपका गंगा मैदान में लगभग प्रवेश करके आ चुकी होती है, मैदान में प्रवेश कर चुकी होती है। चलिए थोड़ा सा गंगा को और आगे की ओर बढ़ाते हैं। जब गंगा को थोड़ा सा हम और आगे की ओर बढ़ाएंगे तो गंगा में आकर के एक नदी और दिख रही है आपको, इधर से एक नदी आपको आते हुए दिख रही है। ये नदी मिल रही है आकर के इसमें, और ये नदी बहुत ही फेमस नदी है, जो आपकी एक नेशनल आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, उससे भी आपकी क्रॉस करती हुई नदी निकलती है, वो जिसको हम राम गंगा कहते हैं। यानी कि ये जो नदी है ये आपकी राम गंगा है। क्या है साहब, राम गंगा के बारे में बात कर रहे हैं जनाब। और ये आपकी गंगा की सहायक नदी में से एक है। कहाँ पर मिलती है, प्रश्न आपको ये ध्यान में रखना है, ये कहाँ पर मिलती है आपको ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, मज़ा आ जाएगा जनाब। ये आपकी गंगा है, कहाँ पर मिलती है आपकी, ये राम गंगा में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, राम गंगा में। तो ये राम गंगा तो लिख ही दिया मैंने, ये कन्नौज में आकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, ये आपकी कन्नौज में आकर के मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। कन्नौज में आकर के राम गंगा गंगा नदी में मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो ये एक पॉइंट मिल रहा जिससे नीचे की नदी आपकी मिल रही है। तो यमुना के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। देखिए यमुना नदी आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बहते बहते आपकी वो यहाँ तक आ जाती है और यहाँ गंगा में मिल जाती है। और जहाँ पर मिलती है गंगा और यमुना का मिश्रण होता है, वही कहलाता है प्रयागराज। क्या कहलाता है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। यही तो संगम है जनाब, यही तो संगम है, ठीक है ना, जहाँ पर कुंभ का मेला भी होता है। लेकिन इस बार का हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा था, कोरोना की वजह से उसको रोक दिया गया है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा देखते हैं जरा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रही हैं, तो यमुना की भी सहायक नदियाँ हैं। जब यमुना आपकी आती है तो ये आपकी इटावा के पास पहुँचती है। ये क्या है साहब, ये इटावा माना साहब, ये क्या है साहब, इटावा। जब यमुना आपकी इटावा के पास पहुंचती है तो इसमें एक नदी आती है जो आपकी मिल जाती है, और वो कौन सी नदी है, चंबल नदी। कौन सी नदी, याद रखिएगा, ये चंबल नदी है आपकी, चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी आपकी आती है, वो कहाँ, इसमें मिल जाती है आकर के, किसमें आपकी, वो आपकी मिलती है आकर के इटावा में। चलिए ठीक है, ये आपकी जनापाऊ की पहाड़ी आपका बोला जाता है, जनापाऊ की पहाड़ी से इसका उत्थान होता है। बाकी आप इसका मालवा का पठार कहे, कई तरीके से इसका होगा। ये चंबल का उद्गम है की पहाड़ी से।
ठीक है ना। बगल में एक और चीज दिख रही है कि साहब इसमें एक, इस चंबल नदी में जाकर के एक नदी मिल रही है जाकर के, और ये नदी कौन सी है? ये क्षिप्रा नदी है। कौन सी है साहब? ये क्षिप्रा नदी है। ये क्षिप्रा नदी आपकी ध्यान रखिएगा, ये चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी, ये ध्यान रखिएगा, सहायक, चंबल की सहायक नदी है आपकी कौन सी? क्षिप्रा है। यानी कि इटावा में चंबल मिल गई जाकर के। चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, बहुत सिस्टम से पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट हैं। ये नदी आपकी यमुना नदी और आगे बढ़ी, तो इस नदी में जब आगे बढ़ रहा था ये आपकी नदी, तो यहाँ पर एक आपका पड़ता है हमीरपुर। हमीरपुर में एक नदी आती है आकर के मिल जाती है, और उस नदी का क्या नाम था बताइए? हमीरपुर किस नदी के किनारे बसा? अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए तो इसको भी ध्यान में रखना है थोड़ा सा हमीरपुर के बारे में। तो ये आपका हमीरपुर है, आपका यूपी में पड़ता है। जिनको नहीं पता है ध्यान रखिएगा, जो लोग बाहर से, बाकी यूपी वाले सब जानते ही हैं भैया हमीरपुर। और ये नदी है आपकी बेतवा, बेतवा, ये भी आपकी विंध्याचल की पहाड़ियों से ही निकलती है। बेतवा नदी आती है हमीरपुर में मिल जाती है। ये नदी आपकी और बढ़ी आगे, यमुना नदी बढ़ी तो पहुंचती है बांदा के पास, और बांदा के पास जब पहुंच रही होती है तो यहाँ पर आपकी एक नदी और इसमें आकर के मिल जाती है, बांदा के पास पहुँचती है तो यहाँ एक नदी और आती है और वो मिल जाती है आकर के, और वो नदी है आपकी केन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि केन नदी आपकी, ये आपकी बांदा में मिलती है जाकर के यमुना में। यहाँ पे बेतवा नदी जो है आपकी हमीरपुर में मिलती है, आपकी चंबल नदी आपकी इटावा में मिलती है जाकर के यमुना की। तीनों सहायक नदियाँ हैं, तो आपने यमुना भी पढ़ लिया। देखो कितना सरल लग रहा है ना, आसान लग रहा है साहब। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और ये चंबल नदी मिली जाकर के कहाँ पर? आपका संगम, यानी कि आपका इलाहाबाद में मिल गई जाकर के, प्रयागराज में मिल गई जाकर के। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम तो अक्सर सुना होगा, गोमती। ये कौन सी नदी है? गोमती नदी है साहब। ये आपकी पीलीभीत के पास से निकलती है। यहाँ से क्वेश्चन आया था इसीलिए मैं इसको लिख देता हूँ, पीलीभीत के पास से निकलती है, और पीलीभीत में एक पड़ती है झील, फुल्लर झील। वो झील इसका स्रोत है आपका, फिल्लर झील से निकलती है पीलीभीत के पास से, और गोमती नदी, और ये नदी आकर के मिलती है गाजीपुर में। कहाँ पे? गंगा में मिल जाती है आकर के गाजीपुर में। ये याद रखिएगा, गाजीपुर में आकर के मिल जाती है। चलिए ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा और अगर हम देखें तो यहाँ पर समय थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं। ये आपका आगे क्षेत्र आपका पड़ रहा है, ये छपरा है। ये क्या आप बिहार में इंटर कर चुके हैं जनाब? ये छपरा है। क्या है साहब? ये छपरा है। छपरा बहुत फेमस है आपका जगह है बिहार में, ध्यान देखिएगा गूगल में। यहाँ पर आकर के एक नदी मिलती है जिसको बोला जाता है घाघरा। ये घाघरा नदी है साहब, ये घाघरा नदी। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? आपका छपरा में आकर मिलती है। देखिए बहुत आसानी से, आपकी गंगा नदी आपकी आकर के कहाँ मिलती है साहब? ये छपरा में मिलती है। लेकिन घाघरा कोई नदी नहीं है, ये भी फिर उसी तरह इसमें भी दो नदियाँ मिली हुई हैं, दो नदियों का आपका मिश्रण है, और उसी को घाघरा कहा जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, एक नदी आपकी ये बहुत पुरानी नदी है, उसको कहा जाता है शारदा। तो ये शारदा और सरयू का मिश्रण है। ये वाली जो नदी है इसको कहा जाता है शारदा, और ये वाली जो नदी है इसको कहा जाता है सरयू। तो ये जो सरयू और शारदा है ना जनाब, सरयू एंड शारदा, सरयू और शारदा मिलती है आपकी बाराबंकी के आसपास, दोनों मिल जाती हैं और घाघरा बनाती हैं, और घाघरा नदी जाकर के आगे आपकी छपरा में मिल जाती है साहब। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस नदी के प्रक्रम को, और इसको थोड़ा सा अंतिम ओर ले चलते हैं। अब ये नदी और आगे प्रवेश करेगी। जब ये नदी और आगे प्रवेश करेगी तो ये क्षेत्र है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपकी बिहार की राजनीति के लिए, और बिहार के लिए भी, और भारतीय इतिहास के लिए, जिसे पटना कहा जाता है। पटना, गंगा नदी जब पटना के पास पहुंचती है तो यहाँ पर आपकी एक नदी निकलती है आपकी मध्य प्रदेश से, जिसको कहा जाता है सोन नदी। क्या कहा जाता है? सोन नदी। और ये सोन नदी आपकी जाकर के पटना के पास गंगा में मिल जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछता है पटना में कौन सी नदी आकर के गंगा में मिलती है, तो याद रखिएगा सोन नदी आपकी है। क्लियर? चलिए, तो आपने ये वाला पॉइंट भी आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने यहाँ पर देखा तो हम आगे थोड़ा सा इसको और बना देते हैं। अच्छा,
देखिए अब इसको मैं इधर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को मैं इधर इरेज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी कई सारी चीज़ें अब आ रही हैं आपकी। समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसे आप समझोगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझोगे। और सिंधु नदी को भी ऐसे ही समझेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को भी ऐसे ही समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर और आगे देखिए साहब, ये एक नदी सिस्टम है। अभी यहाँ पर बहुत सारी महानदी, देखो छोटी छोटी नदियाँ भी बहुत सारी आपकी हैं, महानंदा छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, गंडक हो गई, महानदी हो गई, महानंदा हो गई, कोशी हो गई, ठीक है ना, ये आपकी नदियां हैं, इधर आपकी मिलेंगी जाकर के। तो ये भी आपकी सहायक नदियां, आप डायरेक्ट भी इनको समझ सकते हो। थोड़ा सा बस इसको आप देखना चाहो तो देख लो, यहाँ पर आपकी गंडक नदी आपकी मिलेगी जाकर के, और इसका जगह का नाम है सोनपुर। आपका सोनपुर में आपकी क्या होती है साहब, गंडक नदी मिलती है जाकर के आपकी, किसमें, आपकी गंगा नदी में। और अब इसको हम बिहार की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर और भी नदियां, महानंदा नदी, कोशी भी नदी हैं। और बिहार में, अब बिहार से आगे ले जाते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। अब बिहार से आगे अगर हम पश्चिम बंगाल की ओर ले जाए ना, तो यहाँ से पश्चिम बंगाल में आपकी जाकर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है साहब, फरक्का और आपका हुगली। एक आपका पद्मा कह सकते हो, फरक्का आपकी हुगली परियोजना चलती है। यहाँ से गंगा पश्चिम बंगाल में, आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में आपकी दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग कहलाती है आपकी पद्मा, क्या कहलाती है साहब, पद्मा, और दूसरा कहलाती है हुगली। तो जो हुगली नदी है जनाब आपकी, वो आपकी क्या है, वो आपकी वेस्ट बंगाल की ओर मुड़ जाती है, वेस्ट बंगाल की ओर मुड़ जाती है। और जो पद्मा है वो बांग्लादेश चली जाती है, यानी कि कह सकते हो बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है, तो पद्मा नाम है बांग्लादेश में। बाकी हम आप बात करेंगे वहाँ पर आपकी जमुना क्या होती है, ठीक है ना, कब कौन सी नदी, गंगा जब आपकी मिलती है ब्रह्मपुत्र से तो क्या होता है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। पश्चिम बंगाल से आपकी पद्मा चली जाएगी बांग्लादेश में, और ये आपकी हुगली। इस नदी पे एक आपकी परियोजना चल रही है, हुगली नदी पे फरक्का, ठीक है ना, फरक्का परियोजना, हम बात करेंगे उनके बारे में। फरक्का परियोजना आपकी चलती है, योजना यहाँ पर है आपका, तो उसको भी देखेंगे। डैम भी बना हुआ है, और ये दोनों की दोनों जाकर के फाइनल कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ गिरती है भैया, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाकर के, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती हैं। तो इस प्रकार ये गंगा का टॉपिक हमारा, आशा करते हैं समझ में आया होगा। छोटा सा 2 मिनट में रिवीजन मारते हैं फटाफट तरीके से, और पूरा का पूरा माइंड में सेटल कर लीजिए। पढ़ने के बाद एक बार फटाक से रिवीजन जरूर मार दिया करिए। देखिए गंगा निकली कहाँ से आपकी, गंगा कोई नदी नहीं है, तो निकलती क्या है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर जब निकलती है तो बगल में सतोपंथ ग्लेशियर है, वहां से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा जब चलती है तो उसमें धौला गंगा हो गई आपकी, नंदाकिनी हो गई, पिंडारी हो गई, मंदाकिनी हो गई, ये नदियां मिलती जाती हैं। और जो अलग अलग जगहों पर आपका कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, आपका रुद्र प्रयाग, ये आपका निर्माण करती जाती हैं। और फाइनली ये भागीरथी में मिलती है, जहां पर देव प्रयाग का निर्माण करती हैं। देव प्रयाग नदी आगे बढ़ती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद रामगंगा पहली नदी होती है जो इस पर मिलती है आकर के, जो आपकी कन्नौज के पास मिलती है आकर के। ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, प्रयाग तक पहुंचती है। प्रयाग तक जाने पे यमुना नदी आती है, उधर मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों में अगर हम देखें तो इटावा के पास चंबल नदी मिलती है, इस पे चंबल की सहायक नदियों में क्षिप्रा नदी, और भी चंबल की सहायक नदियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे बाद में। इन पर डैम कौन कौन से बने हुए हैं, उनके बारे में परियोजनाएं कौन कौन सी, सबके बारे में देखते हुए चलेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना यहाँ पर। ये नदी आगे बढ़ती है तो बेतवा नदी आपकी हमीरपुर में मिलती है, और आपकी बांदा पे आपकी कौन सी मिलती है, केन मिलती है, ठीक है ना। आगे नदी बढ़ेगी तो गाजीपुर में आपकी जाकर के शारदा गोमती नदी मिलती है जाकर के इसमें। और इसके बाद छपरा के पास पहुंचेगी गंगा में, तो छपरा में घाघरा नदी का मिश्रण होता है, यानी कि मिलन होता है, वहां पर आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सोन नदी आपकी पटना में मिल जाती है, और फिर इस प्रकार वेस्ट बंगाल में हम उसको आगे निकाल देते हैं। वहां से हुगली और पद्मा में 2 भागों में विभाजित हो जाती है। और ये हमारा गंगा का सहायक नदियों का एक तंत्र सिस्टम। अब इसके बाद इनमें जो भी नदियां प्रयोग की गई होंगी, छोटी मोटी जो भी महत्वपूर्ण नदियां होंगी, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे निकलती हैं, क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसका अगला वीडियो भी आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, घर में रखिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।